Welcome students to another video of chapter number 5, the functional unit of life, cell. तो सेल चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं हम उसको स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में और इस लेक्चर में। तो मैं मीर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं एक और बंक पर। कैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर सेल में जो न्यूक्लियस है वो कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, वो होते हैं यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होने वाला है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है और यहां पर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, ये होते हैं यूकैरियोट्स। तो जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो रहेगा प्रोकैरियोट्स और जो राइट हैंड साइड रहेगा वो रहेगा यूकैरियोट्स। तो अब हम इनके डिफरेंशिएट करके देखते हैं, इनमें डिफरेंसेस हम दोनों में देखते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये जनरली साइज में बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं और इन कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोट्स जो हमारे यूकैरियोट्स होंगे ये साइज में जनरली थोड़े से बड़े होते हैं। अगर हम न्यूक्लियर रीजन की बात करें प्रोकैरियोट्स में तो ये वेल डिफाइंड नहीं होता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं, इसलिए हम यहां पर इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड्स। अगर न्यूक्लियर रीजन की ही हम बात करेंगे यूकैरियोट्स में तो यूकैरियोट्स में हमारा जो न्यूक्लियर रीजन है ये वेल डिफाइंड होता है और ये कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। प्रोकैरियोट्स में जो हमें क्रोमोसोम्स है वो दिखेंगे सिंगल और यहां पर जो हमें दिखेंगे वो होंगे मोर देन वन, यानी कि वन से ज्यादा क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलने वाले यूकैरियोट्स। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की, तो प्रोकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो होंगे जीरो, एब्सेंट है। यहां पर सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल हम लेके देखें सिंगल जो हमारा प्रोकैरियोट्स है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है तो उसका होता है ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया है और हमारा बैक्टीरिया हो गया है। अब हम एग्जांपल लेके देखेंगे हमारे यूकैरियोट्स का, तो यूकैरियोट्स के एग्जांपल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप अपना खुद का एग्जांपल भी दे सकते हैं क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर रीजन है वो अच्छी तरह से डिफाइन होता है। सेल में न्यूक्लियस के साथ साथ एक फ्लूइड मैट्रिक्स भी हमें देखने को मिलता है जो कि होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड मटेरियल है जो कि हमें देखने को मिलता है सेल के अंदर। और जो न्यूक्लियस और हमारा साइटोप्लाज्म है, यानी कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है ये मिलके बनाते हैं, इन्हें साथ में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वो टर्म है जो फर्स्ट डिस्कवर किया था पुरकिंजी ने, जैसा कि अब हम जानते हैं, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस साथ में बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म और यहां पर होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स बीच में आया था कि कैसे सेल्स को मदद कर रहे हैं सारे के सारे काम करने में, और जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स है वो होते हैं सेल के ऑर्गन्स जो उसकी हेल्प कर रहे हैं इन फंक्शनिंग वेरियस एक्टिविटीज। तो अब हम देखेंगे कि ये सेल ऑर्गेनेल्स कितने टाइप्स के हैं और कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो हम बात करेंगे हमारे पहले सेल ऑर्गेनेल्स की और वो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स का, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर हमारा एक लार्ज नेटवर्क है, एक ब्रॉड नेटवर्क है वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स का। हमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो टाइप्स में देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज स्मूथ एंड सेकेंड वन इज रफ, यानी कि SER RER। SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है इसकी जो सरफेस है ये रफ होती है। अब यहां पर सरफेस रफ क्यों है? क्योंकि इसके सरफेस से राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। बिकॉज यहां पर राइबोसोम्स इसके सरफेस से अटैच्ड है तो इसका सरफेस ऑकर होता है रफ और इसका नाम हमने रखा है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जैसे
जो बिस्किट्स की फैक्ट्री है वहां पर बिस्किट्स बनते हैं, जो चॉकलेट्स की है वहां पर चॉकलेट्स बनते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो RER है, मींस हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, वो भी एक फैक्ट्री है। किस चीज की फैक्ट्री है? क्या बिस्किट चॉकलेट्स बन रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी कि जो RER है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो हम बोल सकते हैं ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। अब हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। ये ऑकर्ड होता है स्मूथ। अब ये स्मूथ क्यों होगा? वहां पर राइबोसोम्स थे तो इसलिए वो रफ था। तो यहां पर क्या होगा? राइबोसोम्स यहां पर सरफेस से अटैच नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब ये किस चीज की फैक्ट्री है? मींस यहां पर क्या चीज सिंथेसिस होने वाली है? तो यहां पर फैट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हमने देखा RER में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, वैसे ही यहां पर फैट सिंथेसिस हो रहा है, फैट मॉलिक्यूल्स यहां पर सिंथेसिस हो रहे हैं। जो हमारा SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये बहुत सारी और भी चीजें करता है, जैसे कि जो हार्मोन्स क्रिएशन है, जो प्रोटीन्स हमारा जो चल रहा है उनमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट और उनका जो ग्रोथ है वो सब यहां से हो रहा है। और SER साथ साथ में डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स और पॉइजन को। हम कुछ केसेस देखते हैं जिसमें पॉइजन खा के भी जान बच जाती है। अब ओवरलोड होगा तो हर चीज की कैपेसिटी होती है, उसके बाद जान नहीं बचेगी। बट वो क्यों हो पाता है? क्योंकि जो हमारा SER है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होता है, वो हमारी बॉडी से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है। और ये ड्रग्स के केस में भी ऐसे ही करता है, जो अल्कोहल ये सारी चीजें हैं उन्हें SER डिटॉक्सिफाई करता है। और जो प्रोटीन्स और ये सारी चीजें सिंथेसाइज हो रही है, ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और जो पूरा की पूरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये पूरा की पूरा एक चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट बना रहा है। ट्रांसपोर्ट समझते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो कहां जा रहा है ये इधर से उधर? तो जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो पूरा की पूरा ब्रॉड चैनल बना रहा है ट्रांसपोर्ट का, बहुत सारे रीजन्स में। कहां के? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन्स के बीच में ये एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम या चेन बना रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो कि है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी ने, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया गोल्जी अपैरेटस। तो यहां पर क्या होता है? ये एक गोडाउन है। अब इसे हम गोडाउन क्यों बोल रहे हैं? गोडाउन में क्या होता है? हम किसी भी चीज को स्टोर करवाते हैं, जब आप उसे बहुत महीनों बाद लेने जाएंगे वो थोड़ी सी धूल मिट्टी हटाएंगे और उसको आपको दे देंगे। तो वही चीज हमें यहां देखने को मिलती है। ये क्या होता है? स्टोरेज होता है और यहां पर फिर उनका मॉडिफिकेशन होता है। जैसे धूल हटाना था तो यहां पर क्या हो गया? मॉडिफिकेशन हो गया और वहां से वो प्रोडक्ट चला जाता है यहां पे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहां इसमें इंक्लूड होता है स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेल प्रोडक्ट्स। अब जैसे कि हमने बात करी थी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, वो एक लार्ज नेटवर्क था मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स का। तो जो हमारा गोल्जी अपैरेटस होता है, ये होता है एक लार्ज सिस्टम। ये एक बड़ा सा सिस्टम है वेसिकल्स का, जिसे हम सिस्टम्स बोलते हैं। जो हमारे गोल्जी अपैरेटस है, ये जो गोल्जी है ये हमारा इन्वॉल्व होता है लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी, यानी कि लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। और कॉम्प्लेक्स शुगर भी सिंपल शुगर से यहां पर बनती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो सिंपल शुगर से यहां पर बन रही है। तो इसके बारे में इतना डिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे काम का है। तो गोल्जी अपैरेटस जो कि इन्वॉल्व था लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में, तो इसके चलते ही हम बढ़ते हैं अब साथ में उसी सेल ऑर्गेनेल की तरफ, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम्स, हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स सैक है। सैक क्या होता है? आपने कोई भी पॉकेट या घर पे कोई भी हमारी जो पॉलीथीन्स होती है या बैग होता है, वैसा कुछ आप मान सकते हैं। और ये होता है एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ। मींस इस सैक में एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि बना होता है RER मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। अब ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है ये वॉर्न आउट सेल्स को डाइजेस्ट कर सके। मींस हम इसे बोल सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी होता है सेल का, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर सके। बट कुछ टाइम्स क्या होता है, जो हमारा लाइसोसोम्स होता है वो बर्स्ट हो जाता है। और जब लाइसोसोम्स बर्स्ट होगा तो जो हमारा सेल है, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो अपने खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा।
इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइसोसोम से अगर कोई क्वेश्चन आपको आया तो वो यही आएगा कि उन्हें सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर लाइसोसोम्स अगर बर्स्ट हुए तो वो अपना खुद का सेल डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारा अगला सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर होती है। जो फर्स्ट वाली होती है वो पोरस होती है। पोरस यानी कि क्या बोल सकते हैं हम, जिसमें बहुत ज्यादा होल्स होते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं पोरस। यानी कि जो फर्स्ट लेयर है वो होती है पोरस, और जो सेकंड लेयर है वो होती है डीपली फोल्डेड। यानी कि जो सेकंड लेयर हम देखने को हमें मिलती है वो डीपली फोल्डेड होती है, और ये जो फोल्डेड लेयर है ये एक बहुत ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया दे रही होती है। ये लार्ज सरफेस एरिया दे रही होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए यहां पर एक लार्ज सरफेस एरिया हमें देखने को मिलता है। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी इज एनर्जी करेंसी। जैसे हमारे यहाँ चलते हैं रुपीज, यूएसए में डॉलर, और उसी का पूरा पावर रहता है, तो वैसे हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में तो पैसे होंगे ही नहीं, तो वहां पर जो चीज चलती है वो चलती है एनर्जी। अब यानी कि एनर्जी सबसे ज्यादा कहां से मिल रही है? एटीपी से। तो एटीपी को क्या बोल दिया गया है? एनर्जी करेंसी, क्योंकि एनर्जी सिर्फ इसी की वजह से यहां पर चलती है, इसलिए हमने एटीपी को बोला है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और एटीपी का फुल फॉर्म आपको डीएनए जैसे दिमाग में फिट रखना है। जैसे हमें डीएनए का याद होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वैसे एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मींस जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है वो लार्ज सरफेस एरिया में जनरेट होगा, और ये होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसीलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज बन रही है तो क्रेडिट किसको मिलने वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो एटीपी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है, इसे इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहां से एनर्जी मिल रही है बहुत सारी एटीपी की वजह से, और ये एटीपी आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद का डीएनए और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। यानी कि ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है, इस वजह से ये अपना प्रोटीन्स खुद जनरेट कर सकते हैं। हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स एक और हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, और ये भी हमें जैसे सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलती थी, तो वैसे ही प्लास्टिड्स भी हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलने वाले हैं। प्लास्टिड्स भी दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट होते हैं कलर्ड प्लास्टिस्ट, क्रोमोप्लास्ट, यानी कि ग्रीन पिगमेंटेड क्लोरोप्लास्ट। ये यूजफुल होते हैं फोटोसिंथेसिस में। हम जानते हैं ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इसमें हमें कुछ अदर पिगमेंट भी देखने को मिलते हैं जैसे कि येलो और ऑरेंज। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एलिफेंटा एक लीव होता है, जो कि आप उसे एलिफेंटा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो एलिफेंट की ईयर जैसा दिखता है। जब आप उसे रखेंगे वो आपके घर में होगा, जो उसका नाम है वो है एलिफेंटा, और उसकी जो लीव्स होती है उस पर आपको ऑरेंज और वाइट पिगमेंट्स भी बीच में ग्रीन के देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट। या तो हम इसे व्हाइट बोल सकते हैं या कलरलेस प्लास्टिड होता है। जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं वो भी लेयर से कवर्ड होते हैं, और इस लेयर को हम इस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्ट्रोमा। और जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है ये स्टोरेज का काम कर रहा है। यहाँ पर ऑयल्स, फैट्स, ये सारे की सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर स्टोर होते हैं। मीन्स ये प्लांट्स में स्टोरेज का काम कर रहा होता है। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है हमने देख लिया कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज का यहाँ पर काम कर रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है, बट ये कलरलेस होता है, इसमें कलर नहीं होता है, और इसका भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अब जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होंगे वो क्या करते हैं? अपना खुद का प्रोटीन खुद बनाते हैं। तो यहां पर भी यही देखने को मिलेगा, जो प्लास्टिड्स होते हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट है उसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, तो ये अपना प्रोटीन खुद बनाने वाले हैं। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। वैक्यूल्स स्टोरेज सैक है, यानी कि एक बहुत बड़ा सा पाउच है और एक बहुत बड़ा सा थैले टाइप है, और यहाँ पर स्टोरेज का काम होने वाला है। जो प्लांट्स में जो होते हैं वैक्यूल्स वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। यानी कि एनिमल्स में हमें वैक्यूल्स छोटे देखने को मिलेंगे, बट प्लांट्स में हमें वैक्यूल्स बहुत ज्यादा बड़े देखने को मिलेंगे। और ये
ऑलमोस्ट 50 to 90% वॉल्यूम होता है। यानी कि सेल में जो न्यूक्लियस में 50 to 90% वॉल्यूम यही होता है। वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसका मीन्स ये है। और प्लांट में ये अप टू 80 to 90% जगह कवर करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है, जैसे कि ऑयल्स हो गए, फूड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, जितने ऑर्गेनिक जो प्रोटीन्स हैं वो सभी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कि बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए और शुगर्स हो गई, अमीनो एसिड्स हो गए, ये सब यहाँ पर स्टोर्ड होते हैं। तो ये हो गया हमारा वैक्यूल्स। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हमने चैप्टर के बीच में बहुत बार डिस्कस किया है, बट अब लास्टली हम उन्हें बिल्कुल एज अ सेपरेट स्टडी करने वाले हैं। हम बात करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल की। अब हम डिफरेंसेस देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो एनिमल सेल में अगर हमें पहला डिफरेंस देखें तो वो है सेल वॉल एब्सेंट होती है। हमने देखा था सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है। तो यहां पर एनिमल सेल में हम पहली चीज देखते हैं सेल वॉल एब्सेंट है। अब हम बात करेंगे प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और चीज होती है, एक और कवरिंग होती है प्लांट्स में, और वो होती है सेल वॉल। अब हम बढ़ते हैं दूसरे डिफरेंस की तरफ। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में रिजिड आउटर कवरिंग है। जो आउटर कवरिंग होगी एनिमल सेल में वो किस चीज से होने वाली है? यस, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होने वाली है। बट प्लांट सेल में जो आउटर कवरिंग होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं होगी। अभी हमने डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ इन एडिशन उसमें एक और चीज होती है सेल वॉल। तो यहां पर प्लांट सेल में जो रिजिड आउटर कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल। वैक्यूल्स होते हैं वो जनरली, अभी हमने इसके पहले जो सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस किया था वो था वैक्यूल्स। हमने देखा एनिमल सेल में वैक्यूल्स जनरली स्मॉल होते हैं। और अगर कंपैरिजन में देखें एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में हमने देखा था 80 to 90% वॉल्यूम तक कवर करता है। इसलिए वैक्यूल्स यहां पर प्लांट सेल में लार्ज होते हैं और एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं। अब हम फिर से प्लास्टिड्स की बात करेंगे तो जो प्लास्टिड्स है वो एनिमल सेल में नहीं होते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। मींस प्लास्टिड्स आर एब्सेंट और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। और जो लास्ट चीज की हम बात करने वाले, न्यूक्लियस क्या है? सेंटर में है। न्यूक्लियस कहां लाई कर रहा है? सेंटर में लाई कर रहा है। और इस साइड न्यूक्लियस एक साइड में रहता है, मतलब एकदम सेंटर ऑफ सेल में नहीं है, थोड़ा सा साइड में रहता है। तो अब हम इसके सारे डिफरेंस देख चुके हैं। अब प्लांट सेल और इसके एग्जाम्पल मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल के एग्जाम्पल्स ढूंढना आपके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो अब इसी टॉपिक के साथ, इसी के एंड के साथ, अब हमने सारे इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट्स और इंपॉर्टेंट चीजें सेल चैप्टर की डिस्कस कर ली हैं। तो इसी के साथ मैं मिहिर शर्मा आपसे विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बन जाइए बंकिस्तान फैमिली का हिस्सा।